11वीं कक्षा के पाठ 1 भाग 2 को। सांख्यिकी एक वचन के रूप में। सांख्यिकी का जो अध्ययन किया जाता है वो दो रूपों में किया जाता है, सांख्यिकी का एक वचन के रूप में और सांख्यिकी का बहुवचन के रूप में। सांख्यिकी का बहुवचन के रूप में हम पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे सांख्यिकी का एक वचन के रूप में, इसका किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विज्ञान या फिर सांख्यिकीय विधियां। आप ध्यान देंगे इन दोनों शब्दों पर, सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियां। जो दोनों का अर्थ क्या होता है वो यहाँ पर दे रखी है हमारे पास। सांख्यिकी विधि वह विधि होती है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, यानी कि जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। जब आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं फिर उनका वर्गीकरण करते हैं, जो कि आगे हम करेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है। प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है आंकड़ों को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, और विश्लेषण का मतलब होता है आप उन आंकड़ों के माध्यम से कोई औसत वगैरह निकाल करके आप किसी परिणाम पर पहुंचे। और निर्वचन का मतलब होता है कोई चीज़ का बाहर आना, यानी कि जब आप आंकड़ों को पूरा विश्लेषण करके कोई निर्णय पर पहुंचेंगे तो वो आपका निर्वचन होगा। इस बात का जो अध्ययन करती है वो सांख्यिकीय विधि कहलाती है, और सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन करना सांख्यिकीय विज्ञान कहलाता है या सांख्यिकीय एक वचन के रूप में कहलाती है। आप इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुतिकरण करने, विश्लेषण और उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान को सांख्यिकी के एक वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि सांख्यिकी क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जिसमें संग्रह करने, प्रस्तुतिकरण करने, विश्लेषण करने, निर्वचन से संबंधित होता है, और इसे हम कहेंगे सांख्यिकी की एक वचन के रूप में परिभाषा। सांख्यिकी की हम अवस्थाएं का अध्ययन कर लेते हैं। सांख्यिकी के अध्ययन की जो अवस्थाएं हैं वो निम्न हैं। जैसे आंकड़ों का संकलन करना। जो सर्वप्रथम जो कार्य होता है कि एक अनुसंधानकर्ता, अब हम बात करेंगे कि अनुसंधानकर्ता कौन होता है। अनुसंधानकर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी समस्या पर अपने हल को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, अपनी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कर रहा है। और उसके लिए क्या चाहिए? जैसे सपोज कीजिए कि आप अपने गांव में लोगों की आय के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये समस्या होगी कि लोगों की आय के बारे में आपको जानना है, और आप हैं वो कहलाएंगे अनुसंधानकर्ता। आप जो है वो अनुसंधानकर्ता कहलाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है आंकड़ों को इकट्ठा करना। आप उस गांव में किस जाति के लोगों की आय सबसे अधिक है, या हमारे गांव की आय और गांव की तुलना में कितनी अधिक है या कम है, इसकी तुलना आप तभी कर पाओगे जब आपके पास आंकड़े होंगे। तो सर्वप्रथम जो है वो सांख्यिकी अध्ययन की जो अवस्था है वो है आंकड़ों को इकट्ठा करना। आंकड़ों को इकट्ठे करने की बहुत सी विधियां हैं जो हम आगे करेंगे। इसके बाद है आंकड़ों का वर्गीकरण और व्यवस्थितीकरण। ये दोनों जो हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण और व्यवस्थीकरण, ये एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, क्योंकि वर्गीकरण और व्यवस्थितीकरण दोनों ही एक ही बात है। लेकिन कई बार जो है इसका वर्गीकरण के स्थान पर व्यवस्थितीकरण आ जाता है, तो मैंने इसलिए इसको अलग अलग लिख दिया है। तो वर्गीकरण और व्यवस्थितीकरण का मतलब होता है कि आप आंकड़ों को अनेक वर्गों में बांटेंगे या उनको व्यवस्थित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने गांव में सभी लोगों की आय के बारे में जान लिया, तो अब आप उनको क्या करेंगे? पुरुष और महिला एक वर्ग बना लिया आपने कि पुरुष जो हैं वो कितनी इनकम लेने वाले हैं, उनको ग्रुप में बांट लेंगे। महिलाएं जो है वो कमा रही हैं, उनको अलग ग्रुप में हम
बांट लेंगे। तो इस तरीके से आंकड़ों को आपने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ताकि उनको आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रही। हम यहाँ अगला पॉइंट हमारा, हम यहाँ 3 लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब ये होता है कि आप आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं। जैसे आप सारणी के द्वारा कर रहे हैं या फिर चित्र के द्वारा कर रहे हैं। ये जो सारणी के द्वारा, चित्र के द्वारा, ये माध्यम है आंकड़ों को प्रस्तुत करने का। जैसे मान लीजिए आप एक सारणी बनाएं, एक पुरुष और एक हेडिंग बनाएं आप महिला, और आप ये देख रहे हैं कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है और गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आपने ये किया कि पुरुषों की संख्या 5000 है और महिलाओं की संख्या जो है वो 4000 है। तो आपने क्या किया, दोनों में सारणी के अंदर उसको इस तरीके से आप लिख देंगे तो वो डाटा जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा है आंकड़ों का विश्लेषण करना। आंकड़ों का विश्लेषण करना। आंकड़ों को विश्लेषण का मतलब होता है कि जब आपने आंकड़ों को प्रस्तुत कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद आंकड़ों को हम अध्ययन के रूप में उनको औसत निकाल करके उनको हम पूरी तरीके से एक गहन अध्ययन के साथ कोई समस्या को अपनी उस समस्या से संबंधित जो हमारा हल है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो सारा का सारा विश्लेषण होता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जा सकती है, जैसे कि औसत निकाला जा सकता है या किसी और प्रकार से कोई माध्य निकाला जा सकता है, तो हम ढूंढ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है वो दूसरा है, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा पॉइंट जो है वो है हमारा है निर्वचन। वो क्या है, निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है बाहर आना। जब आप पूरी समस्याओं को इकट्ठा कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी एक समस्या जो हल होकर के बाहर आएगी। जैसे मान लीजिए आपने गांव में लोगों की आय के बारे में पता किया और आपने ये पाया कि जो पुरुषों की आय है वो महिलाओं की तुलना में अधिक है। तो ये एक परिणाम आपके सामने आया जो निर्वचन कहलाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे सांख्यिकी के उपकरण क्या क्या है। सांख्यिकी के उपकरण का मतलब ये हो गया कि सांख्यिकी अध्ययन तो ये हो गया, उपकरण यानी कि जिसके माध्यम से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं या किस विधि के द्वारा हम उन आंकड़ों को लिया जाता है। जैसे पहली अवस्था में हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी पहली अवस्था है आंकड़ों का संकलन करना। ये सांख्यिकी अध्ययन की एक विधि होती है कि आंकड़ों को इकट्ठा करें, लेकिन किस विधि से करें आंकड़ों को, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, जैसे संगणना विधि और निर्देशन विधि। संगणना और निर्देशन विधि का जो है वो आगे हम डिटेल से अध्ययन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। संगणना विधि का मतलब ये होता है, सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में आपको ये मालूम करना है कि उनको मासिक खर्च कितना मिलता है। तो आप हर एक बच्चे से पूछ कर आप लिखते जा रहे हैं कॉपी में, तो ये विधि संगणना विधि है। अब आपने जो आंकड़े आपके पास आए ये संगणना विधि से आए, क्योंकि आपने 50 के 50 विद्यार्थियों को शामिल कर लिया। लेकिन दूसरी है निर्देशन विधि। उसके अंदर क्या होता है, उसमें आप ये देखते हैं कि 50 बच्चों में से आपने क्या किया, 15 बच्चे जो है आपने छांट लिए और 15 बच्चों से आपने मासिक खर्च पूछा और उसके आधार पर आपने औसत निकाला और एक अनुमान लगा लिया कि इस क्लास के अंदर जो है वो इतनी औसत, यानी कि हम मान के चले कि भी 10 रुपये इस क्लास में प्रत्येक बच्चे को मासिक खर्चा मिलता है। तो आपने 15 बच्चों के सहारे लेकर के, सैंपल लेकर के क्या किया, पूरी क्लास का परिणाम निकाल दिया। जैसे गेहूं के ढेर से केवल कुछ दाने हम ले लेते हैं और उस दानों को देख करके हम ये अनुमान लगा लें कि भी ये ढेरी कैसी है। तो दानों का, कुछ ही दानों का अध्ययन तो कुछ एक दानों का किया, अनुमान पूरी ढेरी का लगा लिया। तो ये होती है अलग विधि। तो इस तरीके से आंकड़े इकट्ठे करने की अलग अलग विधियां हैं जो हम आगे करेंगे। इसी तरीके से है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण में या फिर हम कहें वर्गीकरण में, तो जैसे आंकड़ों का विन्यास हो जाता है या मिलान रेखाएं हैं। जैसे भी कितने मिलान रेखाएं जो है वो आप सीधी रेखाओं से दिखा सकते हैं
और उसके बाद 5वीं लाइन को हम इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। फिर दोबारा से हम 4 लाइन लगाते हैं, फिर क्रॉस करते हैं। फिर अगर एक ही हमारे पास संख्या है तो क्या होता है, हम बॉक्स को, एक बॉक्स 5 के बराबर तो 1 2 बॉक्स और एक संख्या अलग, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 5, 6 से 10 हमने ये ग्रुप बनाया, तो 1 से 5 कितने बच्चों को रुपए मिल रहे हैं। मान लीजिए एक पहला बच्चा है, उसको 4 रुपये मिल रहे हैं, तो हम 1 से 5 वाले ग्रुप के सामने एक मिलान रेखा इस तरीके से खींच देंगे। दूसरे बच्चे को जो है उसको भी 4 रुपये मिल रहे हैं, तो भी इसमें हम इस तरीके से खर्च कर देंगे। एक बच्चे को 7 रुपये मिल रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे, 6 से 10 वाले ग्रुप के सामने एक लाइन खींचेंगे, और इस तरीके से हम लाइन खींचते जाएंगे। और पाँचवा अगर बच्चा हमें मिलता है तो इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। इस तरीके की ये मिलान रेखाएं होती हैं, जो कि अलग लेसन पूरा है इनका, हम अलग से भी इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करते हैं, तालिका, चित्र, ग्राफ, जैसे इस तरीके से तालिका होती है, और इस तरीके से हम ग्राफ के माध्यम से या फिर कोई भी चित्र होता है उसके माध्यम से जो है हम इस तरीके से हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये उसकी विधियां होती हैं। इसी तरीके से आंकड़ों का विश्लेषण करना। जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के औसत, प्रतिदर्श, सहसंबंध, प्रतिगमन, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। और ये आने वाले जो हमारे पाठ हैं उनमें सब में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और जब आंकड़ों का हम निर्वचन करते हैं, निर्वचन का मतलब ये होता है जब आंकड़ों को हम विश्लेषण करने के पश्चात कोई परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं, तो जैसे औसत प्रतिशत का विस्तार आ गया, या विभिन्न आर्थिक चरों में संबंध की डिग्री क्या है। यानी कि हम ये देखें कि हमारे सामने जो समस्या आ गई है या जो हल हो गई है, उस समस्या का हम दूसरों के साथ तुलना करें, वो कितनी डिग्री पर है। कितनी डिग्री का मतलब ये होता है कि हम उसकी तुलना अगर दूसरों के साथ मिला करके करें कि हम कहाँ पर हैं, तो ये एक परिणाम को शो करता है, निर्वचन को शो करता है। और इस प्रकार से जो है विभिन्न आर्थिक अवस्थाओं के रूप में विभिन्न प्रकार की विधियों को जो हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों के निर्वचन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है सांख्यिकी का महत्व क्या है। सांख्यिकी के महत्व में सबसे पहला है तथ्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत करना। सांख्यिकी जो है वो तथ्यों को आंकड़ों के रूप में प्रकट करती है, और आंकड़ों में प्रस्तुत करने से क्या होता है, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उन्हें समझ सकता है। और या हम ये कहें कि इससे समझने में बड़ी आसानी होती है। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति ये कहे कि भारत में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो यह एक पूरी तरीके से फैक्ट नहीं आ रहा, तथ्य नहीं आ रहा है, बल्कि इसके बजाय अगर आपको ये कहा जाए कि सन 1950 में या 51 में भारत के अंदर 50 करोड़ जनसंख्या थी, और वर्तमान के अंदर जो है भारत में 137 करोड़ जनसंख्या है, तो ये अंकों में, आंकड़ों में प्रस्तुत होने की वजह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आप तुलना कर पाएंगे, ज़्यादा आप विश्लेषण कर पाएंगे। तो सांख्यिकी जो है इस तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत करके जो है आंकड़ों के महत्व को बढ़ा देती है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति जो है वो भी आसानी से समझ सकता है कि भारत में जो जनसंख्या है वो किस दर से बढ़ी है या बहुत पहले की तुलना में ज़्यादा हो गई है। इसके बाद हमारा है आंकड़ों। सांख्यिकी जो है वो जटिल आंकड़ों को सरल बना देती है। जितने भी जटिल आंकड़े होते हैं वो सरल बना देती है, प्रस्तुत कर देती है। जैसे हम ये कहें कि उनको सारणी के रूप में प्रस्तुत करके या चित्र के द्वारा प्रस्तुत करके आंकड़ों के माध्यम से क्या होती है, सांख्यिकी आंकड़ों को सरल बना देती है, जिसके द्वारा जो है हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा है कि सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत भी करती है। कई बार आंकड़े जो होते हैं वो बहुत ही जटिल और बिखरे हुए होते हैं, और उन्हें समझने में हमें बड़ी कठिनाई होती है, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सांख्यिकी क्या करती है, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देती है। संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए जैसे
हमारे सामने कुछ डाटाज में लेता हूँ। सपोज कीजिए कि आप एक फैक्ट्री के अंदर 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, 1000 मजदूर काम कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पूरे मजदूरों की इनकम जो है आपने पर मंथ जो है वो नोट कर रखी है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, जब आप इनको प्रस्तुत करेंगे इस तरीके से जिससे ये आंकड़े आसान हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 4000 से लेकर के 5000 तक कितने मजदूर ऐसे जिनको ये मिलती है, तो मान लीजिए वो आगे 300। अब है 6000 से लेकर के सपोज कीजिए 7000 के बीच में कितने लोग हैं, मजदूर हैं जिनको ये मिलती है, वो आ गई मान लीजिए हमारे 600। और 7000 से ऊपर कितने मिल रहे हैं, ये 100। तो यहाँ टोटल 1000 हो गया। इस तरीके से आपने क्या किया कि आंकड़ों को आसान रूप में आपने प्रस्तुत कर दिया। तो ये सांख्यिकी जो है आंकड़ों को आसानी से प्रस्तुत करने में मदद करती है। इसी प्रकार से सांख्यिकी आंकड़ों की तुलना करती है। सांख्यिकी जो है वो आंकड़ों की तुलना करने में हमारी सहायता करती है, और सांख्यिकी के माध्यम से ही हम आंकड़ों को तुलना योग्य बना पाते हैं। और जब हम तुलना करते हैं किसी दो चीज़ों की, तो उन्हें समझने में बड़ी आसानी होती है। और हमारे लिए तब तक कोई भी आंकड़े हैं वो उचित नहीं माने जाएंगे जब तक कि हम उनकी सही प्रकार से तुलना ना कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपने 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की मासिक आय के बारे में मासिक खर्च के बारे में पता किया, और दोनों का जब आपने औसत निकाला, और औसत निकाल के जब आप ये कहेंगे कि 11वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो 12वीं क्लास के बच्चों की तुलना में उन्हें मासिक खर्च ज़्यादा मिलता है, तो आपको ये जो आंकड़े हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, और परिणाम भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि 11वीं के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा खर्चीले हैं, और 12वीं के बच्चे 11वीं की तुलना में कम खर्च करते हैं। इसी तरीके से अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं भी संभव है। अंतर क्षेत्रीय का मतलब हो गया, सपोज कीजिए कि भारत के अंदर हरियाणा और इसी तरीके से केरल दोनों के डाटाज हमारे पास हों, तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था और केरल की अर्थव्यवस्था में दोनों में क्या कर सकते हैं, हम तुलना करते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र हैं, तो क्षेत्रीय तुलना करने में सांख्यिकी हमारी मदद करती है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है इसी में ही है, वो है अंतर समय तुलनाएं। अंतर समय तुलनाओं का मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए कि हरियाणा हम लें कि सन हरियाणा में 1951 में आर्थिक स्थिति कैसी थी, और सन 2020 में कितनी है। हम हरियाणा हरियाणा की ले रहे हैं, लेकिन समय क्या है, अलग अलग ले रहे हैं। तो ये अंतर समय तुलना हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास उस समय के डाटाज हैं और अब भी के डाटाज हैं। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा परिपक्व है या 1951 में हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा परिपक्व थी। तो इस तरीके से अंतर हम सांख्यिकी के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद है कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। सांख्यिकी जो है वो कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने में भी सहायता करती है, और कारण परिणाम संबंध की जब समस्याओं को हम अध्ययन करते हैं तो उसका जो निदान करने में और उपचार करने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक अध्ययन करते हैं कि कीमत के बढ़ने पर उसका परिणाम क्या होगा, कि उसकी मांग कम हो जाएगी, अन्य बातें समान रहने पर। ये एक पूरा सिद्धांत है। तो एक प्रकार से ये कारण परिणाम के संबंध को शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड, प्राइस यदि इंक्रीज होती है तो किसी वस्तु की मांग है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार से कारण परिणाम के संबंध को जो हम वो आसानी से प्रकट कर सकते हैं। यदि हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम उन कारण परिणाम को संबंध को स्थापित करके एक अच्छे परिणाम पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण, जितने भी आर्थिक सिद्धांत होते हैं या आर्थिक मॉडल होते हैं उनका जो निर्माण किया जाता है वो बिना आंकड़ों के संभव नहीं है, यानी कि बिना सांख्यिकी के हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं
उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जैसे अनुपातिक सिद्धांत मार्शल ने दिया है लोच का, या कुल व्यय विधि मार्शल ने दी है, या विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। वो जितने भी मॉडल हैं, वो सिद्धांत है, वो सांख्यिकी के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि इन सिद्धांतों के लिए हमें आंकड़े चाहिए और आंकड़े हमें प्रदान करेगी सांख्यिकी। इसलिए सांख्यिकी जो सिद्धांत होते हैं वो जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से हल तभी कर सकते हैं जब उनके पास सांख्यिकी का सहारा होगा। तो सांख्यिकी अनेक सिद्धांतों और आर्थिक मॉडल के निर्माण में सहायक है। इसके बाद आर्थिक भविष्यवाणी क्या है। सांख्यिकी के द्वारा हम आर्थिक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी घटनाओं का हम लगातार अध्ययन करें और उसके आधार पर हम अपने विचार प्रकट करें तो ये एक आर्थिक भविष्यवाणी कहलाएगी। हम एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, मान लीजिए कीमत स्तर जो है, हम 4-5 सालों से कीमत स्तर का व्यवहार देखते आ रहे हैं कि कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो उसके आधार पर, क्योंकि हमने क्या किया, इसका लगातार अध्ययन किया और लगातार अध्ययन करने पर हमने पाया कि हर साल कीमत स्तर में इतने प्रतिशत वृद्धि हो रही है और एक अनुमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले साल में भी इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी या हो सकती है। तो एक प्रकार से हमने आगे आने वाले साल के लिए ये बात कही है, तो एक प्रकार से भविष्यवाणी है। तो विभिन्न आर्थिक तथ्यों को अध्ययन करके हम सांख्यिकी के माध्यम से कुछ आर्थिक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। इसके बाद है नीतियों का निर्माण करना। विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्माण में सांख्यिकी की जरूरत होती है। किसी भी देश का वित्त मंत्री सांख्यिकी अध्ययन के आधार पर सरकार की आय को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, करों में वृद्धि करने के लिए या कम करने के लिए वो निर्णय लेता है। सपोज कीजिए कि वो हरियाणा में टैक्स कम कर दे जहाँ पर लोगों की आय ज़्यादा है, और बिहार में टैक्स अधिक लगा दे जहाँ पर लोगों की आय कम है। यानी कि वित्त मंत्री के पास यदि पहले से ही डाटा उपलब्ध हो कि हरियाणा के लोगों की इनकम ज़्यादा है तो वहाँ वो ज़्यादा टैक्स लगाएगा, बिहार के लोगों की इनकम कम है तो वहाँ टैक्स वो कम लगाएगा। तो बिहार के लोगों की इनकम, हरियाणा के लोगों की इनकम, ये हमें कहाँ से मिली? ये सांख्यिकी के द्वारा मिली। इसका अर्थ क्या हुआ? विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्माण करने में सांख्यिकी जो है वो हमारी मदद करती है। विशेष करके एक वित्त मंत्री के लिए जब वो नए टैक्स लगाना चाहता है, कोई नई नीति को लागू करना चाहता है, वो किस क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, तो उससे पहले भी उसे क्या चाहिए? आंकड़े चाहिए। जैसे नई उद्योग उसे स्थापित करने हैं तो जहाँ कम उद्योग स्थापित होंगे ऐसे आंकड़े उसके पास है तो वो उन्हीं क्षेत्रों में उद्योग लगाएगा। तो हम इसको शॉर्टकट में दोबारा से इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे कि सांख्यिकी विभिन्न नीतियों के निर्माण करने में सहायक है। एक वित्त मंत्री के लिए जब वो नए टैक्स लगाता है तो सांख्यिकी एक अपना अहम रोल अदा करती है। इसके बाद आर्थिक संतुलन क्या है। आर्थिक संतुलन का मतलब ये हो गया कि विभिन्न सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके हम आर्थिक सिद्धांतों की रचना करते हैं और जिसके फलस्वरूप आर्थिक संतुलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। और ये अवसर कहाँ से प्राप्त होता है? सांख्यिकी के माध्यम से। यदि सांख्यिकी नहीं होगी तो हम आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, हम अपने सिद्धांतों को बना नहीं पाएंगे। बिना सिद्धांतों के बनाए हुए हम किसी भी आर्थिक संतुलन पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्या है वो यही है कि एक देश आर्थिक संतुलन कैसे प्राप्त करे। तो हम आर्थिक संतुलन से संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का अवसर प्राप्त करते हैं, पढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं सांख्यिकी के माध्यम से। इसके बाद हमारा है सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करती है। सांख्यिकी जो है वो हमारे ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है। जब हम विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं या विधियों को लागू करते हैं
और लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से इंटरेक्शन होता है और वो हमें नए ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं। तो सांख्यिकी के अध्ययन से जब हम बार बार सांख्यिकी अध्ययन करेंगे तो हमारे सोचने और समझने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। ये भी हमारे सांख्यिकी एक प्रकार से मदद करती है। इसके बाद है हमारे सांख्यिकी की सीमाएं। यहाँ सीमाओं का अर्थ होता है दोष, दोष कहें या सीमाएं कहें। जैसे इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी का दोष यह है कि इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमत्ता, ये जो गुणात्मक तथ्य हैं इनका हम अध्ययन नहीं करते। इसके बाद है केवल समूह का अध्ययन। इसके अंतर्गत केवल संख्यात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है, किसी विशेष इकाई का अध्ययन नहीं करते। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि राम की आय 10,000 है तो ये एक सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ राम की आय 10,000 है, मोहन की आय 20,000 है, कमलेश की आय 15,000 है, तो ये एक समूह बन चुका है और अब इनमें हम तुलना कर सकते हैं, इस कारण से इसका अध्ययन किया जाएगा। तो इसका एक दोष यह भी है कि केवल समूह का अध्ययन करेंगी, केवल एक इकाई का अध्ययन ये नहीं करती। इसके बाद है आंकड़ों में एक रूपता या सजातीय का होना जरूरी है। मान लीजिए कि आंकड़े जो है वो अगर एक रूप या सजातीय नहीं है तो सांख्यिकी जो है वो अध्ययन नहीं कर पाएगी। सजातीयता या एक रूपता का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ राम की आय 10,000, मोहन की आय 20,000, तो मैंने यहाँ पर राम की भी आय ली है और मोहन की भी आय ली है, तो ये दोनों सजातीय हो गए। सजातीय नहीं हैं वो क्या होंगे उदाहरण, जैसे मैं ये कहूँ कि राम की आय 10,000 है और मोहन की उम्र जो है वो 62 साल है। तो एक तरफ तो मैंने वर्ष ले लिया, एक तरफ मैंने आय ले ली, तो अब आय और वर्ष ये दोनों क्या है, एक जैसे नहीं है। और पहले वाले उदाहरण में आय और आय दोनों एक साथ थी। तो कहने का अभिप्राय ये हो गया कि यदि आंकड़े सजातीय नहीं हैं, अगर आंकड़े सजातीय नहीं हैं तो इस प्रकार के आंकड़े जो है सांख्यिकी अध्ययन नहीं कर पाती। इसी तरीके से है परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं, कि सांख्यिकी का जो दोष एक ये है कि इसमें जो परिणाम होते हैं वो औसतन सत्य होते हैं, केवल एक प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कहा जाए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 18,000 है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की इनकम 18,000 है। औसतीय रूप में तो ये ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है वो 18,000 रुपये नहीं होती, इसलिए परिणाम इसके क्या से हैं, औसतन सत्य होते हैं। बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। यदि सांख्यिकी जो है वो बिना किसी संदर्भ के आंकड़ों का अध्ययन करती है तो निष्कर्ष जो है वो कुछ अलग हो सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि फर्म ए है, वो पहले साल में 1,000 का इनकम लाभ हो रहा है उसको, दूसरे साल में उसको 2,000 का लाभ हो रहा है, तीसरे साल में उसको 3,000 का लाभ हो रहा है। बी फर्म जो है उसको पहले साल में 3,000 का लाभ हो रहा है, दूसरे साल में उसको 2,000 का लाभ हो रहा है, तीसरे में उसको 1,000 का लाभ हो रहा है। अब इन सब तीनों को जोड़ करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6,000 हो जाएगा। और 6,000 को जब हम 3 से भाग दे देंगे यानी कि औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगी औसत, 2,000। इसका भी क्या करेंगे, लाभ कितना आ जाएगा, 2,000। अब आपको मैं ये कहूँ, सिर्फ इतना ही लिखूँ कि ए की जो लाभ की दर है या औसत लाभ है वो कितना है, 2,000। बी का भी औसत लाभ है वो भी क्या है, 2,000 है। तो आप क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे कि ए फर्म और बी फर्म दोनों को बराबर लाभ मिल रहे हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है। लेकिन अगर आप पीछे संदर्भ को देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे, पीछे जाएंगे 3 साल पहले, तो आपको ये पता चलेगा कि ए फर्म जो है वो लगातार प्रगति करती जा रही है, जबकि बी फर्म जो है उसमें लाभ कम होते जा रहे हैं।
ये प्रगति न करके अवनति करती जा रही है। तो औसत दोनों का ही सही है, परंतु केवल मात्र औसत को देख करके हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, हमें उसके संदर्भ को भी देखना पड़ता है। भूतकाल की हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा, तब जाकर के हमें सांख्यिकी का पूरा अर्थ समझ में आएगा। तो ये भी एक प्रकार से दोष है कि बिना संदर्भ के निष्कर्ष जो है इसमें गलत हो सकते हैं। 10वां इसके अंदर पॉइंट है केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। विशेषज्ञों का मतलब ये होता है जो सांख्यिकी के बारे में अच्छे से जानते हैं या जिन्होंने सांख्यिकी के संबंध में प्रशिक्षण लिया है, वो विशेषज्ञ कहलाते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जिनको सांख्यिकी विधियों का विशेष ज्ञान होता हो। सांख्यिकी विधियों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है तो हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते, और ऐसी स्थिति में जो सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से ये भी इसका दोष है कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ के द्वारा ही किया जा सकता है, साधारण व्यक्ति इसे आसानी से प्रयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग संभव। दुरुपयोग संभव, सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है यदि अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के अंदर हेराफेरी करता है या पक्षपात करता है, या जहां वो आंकड़े एकत्रित कर रहा है वहां कोई उसका नज़दीकी है, तो वो आंकड़ों को आगे पीछे करके परिणाम जो है वो गलत निकाल सकता है। सपोज कीजिए कि कोई सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में है वो उसके जो नज़दीकी है उसकी इनकम को कम दिखा करके उसे वो लाभ दिलवा सकता है। तो इस प्रकार से जो आंकड़े हैं वो हम प्रयोग पर निर्भर करते हैं। यदि हम इनका प्रयोग ईमानदारी से करते हैं तो निष्कर्ष हमारे सही आएंगे, उचित आएंगे। लेकिन संख्यात्मक आंकड़ों का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो उनके परिणाम अलग आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो आंकड़े होते हैं वो गीली मिट्टी के ही तरह होते हैं, जिन्हें आप देवता